हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, साथ ही साथ हम उसके आंसर को भी देखते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि एस्केरिस होता क्या है और ये कौन से डिजीज को कॉज करता है। उसके बाद हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो एस्केरिस जो होता है इसको राउंड वार्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, राउंड वार्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसके डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये कैसा, बिल्कुल इसका पूरा बॉडी जैसे आप चाउमीन खाते होंगे तो जैसा होता है, बिल्कुल उस तरीके से इसका बॉडी होता है। ठीक है, और ये एक इंडो पैरासाइट होता है। इंडो पैरासाइट का मतलब होता है, पैरासाइट तो समझ रहे हैं आप, यानी इसको रहने के लिए किसी न किसी होस्ट की आवश्यकता होती है, तो ये पैरासाइट है। लेकिन इंडो पैरासाइट है यानी ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो ये इंडो पैरासाइट है और इसको राउंड वार्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होता है वर्टिब्रेट के स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वर्टिब्रेट जैसे कि इसका होस्ट ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इन्फेक्ट करता है, वहीं पे ये रहता है। ठीक है, और यदि हम इसके कुछ कॉमन स्पीसीज की बात कर लेते हैं तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो कि ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि इसको ह्यूमन राउंड वार्म के नाम से भी जाना जाता है। ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और एक एस्केरिस सम है जिसको कि पिग राउंड वार्म के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि ये पिग में रहता है। ठीक है, तो सबसे कॉमन देखा जाता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स और आपको इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ही लेकर चलेंगे। तो देखिए, एस्केरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्केरियोसिस, यानी ये जो एस्केरिस होता है ये क्या करता है, एस्केरियोसिस डिजीज को कॉज करता है। ज़्यादातर आपको जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें आप लोग को एस्केरिस देखने को मिल जाएगा उनके बॉडी में, क्योंकि वो मिट्टी खाते हैं। तो जब मिट्टी खाते हैं तो उनके बॉडी में इस तरीके के जो एस्केरिस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उनके पाए जाते हैं, और ये एस्केरियोसिस डिजीज को कॉज करते हैं। एस्केरियोसिस डिजीज जिसको हो जाता है, उनके पेट में परेशानी होती है, उनको उल्टी होता है, पेट दर्द होता है, दस्त होता है, यानी मितली जैसा लगता है, ये सारी प्रॉब्लम उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेट कैन कॉज माल न्यूट्रिशन यानी इसके वजह से क्या होता है कि वो जो भी बच्चे होते हैं या फिर जो भी ह्यूमन जिसको ये एस्केरियोसिस डिजीज हुआ है वो कुपोषण का शिकार होने लगता है। ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, तो जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो क्या होने लगते हैं, कुपोषण के शिकार होने लगते हैं। क्योंकि ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ना, तब ये कुछ टॉक्सिक पदार्थ अपना सेक्रेट करता रहता है, जिसके वजह से उसका जो पाचन होता है, जो भी जिस बच्चे को एस्केरियोसिस डिजीज हुआ है उसका पाचन हो नहीं पाता है। जब पाचन अच्छे तरीके से नहीं होगा, इस वजह से उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है और वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। आगे बताया गया है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज एंड रेस्पिरेटरी इशू भी हो सकती है इसको होने पर। ठीक है, अब हम इसके जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हैबिटेट पे चलते हैं। तो देखिए ये रहता कहाँ पे है, जो हमने आप लोग को बता दिया है, एडल्ट लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट, यानी ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा और होस्ट इसका क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। एग आर रिलीज विथ फीसेस एंड डेवलप्ड इन सोइल अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो वहाँ से जब ये अंडे देता है ना, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये अंडे देता है तो वो अंडे धीरे से कहाँ पे चले जाते हैं, धीरे धीरे रेक्टम में चले जाते हैं और एनस के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। जब वो फीसेस अपना करता है, ठीक है, तब वो क्या होता है, एनस से बाहर निकल जाते हैं और वो मिट्टी में बिखर जाते हैं। आगे साइज की यदि हम बात कर लेते हैं कि एस्केरिस की साइज कैसी होती है, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड, एंड इसमें फीमेल की साइज जो होती है 20 से लेकर 49 सेंटीमीटर होती है और मेल जो होता है 15 से लेकर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो फीमेल है वह लंबी है मेल की अपेक्षा। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए ये आप लोग को फीमेल देखने को मिल रही है, ये मेल देखने को मिल रहा है। फीमेल में आप देखेंगे तो फीमेल जो है इस मेल की अपेक्षा क्या होती है, लॉन्ग होती है, यानी बड़ी होती है, और जो मेल होता है ये छोटा होता है। और एक और आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि जो मेल है, मेल का टेल बिल्कुल कर्व हुआ है, जबकि फीमेल का टेल कर्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इलोंगेटेड होता है, जो कि आपको दिख ही रहा है, एंड अनसेगमेंटेड बॉडी होता है। जैसे कि आपको हमने बताया ना कि ये बिल्कुल कैसा होता है, जैसे आपने चाउमीन खाया है ना, तो चाउमीन की तरह होते हैं, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का सेगमेंट देखने को नहीं मिलता है ना, उसी तरीके से इनका बॉडी कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, एंड टेपर्ड एट बोथ इंड, और दोनों इंड पे क्या होते हैं, टेपर्ड होते हैं, यानी टेपरिंग इंड इनको देखने को मिलता है, यानी कुछ इस तरीके का इंड देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि पॉइंटेड इंड। आगे देखिए, कवर्ड विथ थिक रेजिस्टेंट
क्यूटिकल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये क्या करते हैं कि हमने बताया कि ये कहाँ पे रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। और आपको पता होगा कि ह्यूमंस के बॉडी का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है, भोजन का लगभग आप कह सकते हैं 80 से 90% पाचन जो होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जूसेस भी सेक्रेट होती हैं, एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं। तो उस एंजाइम से भी ये क्या करता है, बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि इसके बॉडी पे क्या होता है, एक क्यूटिकल्स की लेयर बाहर से होती है जो कि उस एंजाइम्स के प्रति क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, जिसके वजह से क्या होता है, वो एंजाइम्स इनको पचा नहीं पाता है। ठीक है, एक बार हम इसको पूरा शॉर्ट में भी बताएंगे, तो चलिए पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट में देखेंगे। और इसके यदि हम कलर की बात करते हैं कि ये कैसा दिखता है, तो इसका कलर होता है पेल येलो या फिर व्हाइट कलर में ये आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसका जो बाहर पे क्यूटिकल्स का लेयर है वो कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आप समझ रहे होंगे, यानी हम इसको देख कर ही बाहर से बता दें कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। ठीक है, इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो हम इसको देख कर बता सकते हैं, क्योंकि जो फीमेल होती है उसका टेल जो होता है कर्व नहीं होता है, वही मेल के टेल की बात करें तो वो क्या होता है, कर्व यानी मुड़ा हुआ होता है। तो इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम मेल की बात कर लेते हैं, तो मेल क्या होता है, स्मॉलर होता है फीमेल की अपेक्षा, जो कि हमने बताया, एंड मोर सिलेंडर होता है, और ज़्यादा क्या होता है, सिलेंडर होता है। एंड इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व होता है वेंट्रली, और 2 स्पाइक्यूल्स फॉर कोपुलेशन, और इसमें 2 स्पाइक्यूल्स देखने को मिलते हैं कोपुलेशन के लिए। ठीक है, स्पाइक्यूल्स को पीनियल सिटी भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और ये क्या होता है, कोपुलेशन में हेल्प करता है, यानी जब इनको आपस में मीट करना होता है ना, तो इसी पीनियल जो सिटी होता है, इसी की मदद से ये क्या करता है, फीमेल को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी फीमेल से इसी के द्वारा ये जुड़ता है, तब जाकर के इनका क्या होता है, मेटिंग होता है। तो इनके पास ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। 2 डिफरेंस समझ में आ गया कि इनका बॉडी कैसा होता है। सबसे पहला तो जो मेल होता है वो फीमेल से छोटा होता है, और इसका जो टेल होता है मेल का कर्व होता है, और मेल में पीनियल सिटी देखने को मिलता है, जो कि इसके कोपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एंड फीमेल की अब हम बात कर लेते हैं, तो फीमेल बड़ी होती है, जो कि हमने बताया, और ये स्ट्रेट होता है इसका जो एंड होता है। ठीक है, यानी इसका जो टेल वाला पार्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कर्व देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब हम इसके स्पेशल फीचर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यानी इसके इंटीरियर साइड पे हम देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इंटीरियर साइड जो कि ये वाला साइड है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इंटीरियर साइड पे माउथ देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले माउथ देखने को मिलेगा। माउथ कैसा होता है, तो ट्राईएंगुलर एंड लोकेटेड एट द टिप सराउंडेड बाय 3 लिप्स। ये ट्राईएंगुलर होता है और टिप पे बिल्कुल लोकेटेड होता है, और यहाँ पे 3 लिप्स देखने को मिलते हैं। एक डोर्सल साइड लिप्स आप लोग को देखने को मिलेगा, और 2 जो होते हैं वेंट्रल साइड लिप्स देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक लिप्स के पास क्या होता है, सेंसरी पैपिली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। ये भी इसके एंटीरियर साइड पे ही प्रेजेंट होता है, यानी माउथ और सेंसरी ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो दोनों के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ये दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, अब ये एफिड आर प्रेजेंट एट द सिंपल सेंसरी स्ट्रक्चर, यानी एफिड जो होता है वो इसका सेंसरी ऑर्गन्स होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एंटीरियर एंड पे माउथ के पास ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर एंड में मेल में जो होता है क्लोएका और पैपिली प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर एंड में। एंड फीमेल की यदि हम बात करते हैं, तो एनस एंड जेनाइटल पोर इस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, यानी यहाँ पे आप लोगों को एनस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जेनाइटल एपर्चर देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों क्या होते हैं, फीमेल में सेपरेट होते हैं, लेकिन मेल में क्या होते हैं, एक ही में होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, क्लोएका कहा जाता है। एंड द जेनाइटल पोर्स आर लोकेटेड वेंट्रली नियर द एंटीरियर थर्ड ऑफ द बॉडी, यानी जननांग छिद्र के शरीर के अग्र तिहाई भाग के पास उदर में स्थित होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये बॉडी के अग्र तिहाई भाग में स्थित है। ठीक है, अब हम इसके लेटरल लाइन की बात करते हैं यदि, तो इसमें 2 फेंट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑन द बॉडी सरफेस मार्किंग द एक्सक्रीटरी कैनाल बीनीथ, यानी शरीर की सतह पे 2 धुंधली अनुदैर्ध्य रेखाएं जो नीचे की उत्सर्जन नलिकाओं को चिन्हित करती हैं, जो कि इसके बॉडी पे आप यहाँ पे लेटरल लाइन बीच में देखने को मिल रहा होगा। एंड यदि हम इसके क्यूटिकल एंड मसल लेयर की बात करते हैं, या फिर आप इसको बॉडी वॉल भी कह सकते हैं, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ थिक क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, यानी इसके बॉडी के
सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर होगी, तो बाहर की तरफ यदि हम देखें तो क्यूटिकल्स की लेयर होगी जो कि मोटी होगी और जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनके प्रति क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, एंड इसके बाद कौन सा लेयर आता है, तो इसके बाद आपको एपिडर्मिस का लेयर देखने को मिलता है। ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है इस क्यूटिकल्स के जस्ट अंदर की साइड होती है। उसके अंदर की साइड कौन सी लेयर होती है, तो उसके अंदर साइड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका बॉडी वाल 3 वाल में होता है। सबसे पहले आप लोगों को क्यूटिकल्स का लेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का लेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को उसके बाद एपिडर्मिस का लेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का लेयर देखने को मिलेगा। तो 3 बॉडी वाल इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल प्रोन। मेल और फीमेल प्रोन में डिफरेंशिएट करना है, यानी जो नर और मादा झींगा मछली होती है उसके बीच आप लोगों को अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, मेल एंड फीमेल प्रोन एग्जिबिट डिफरेंस इन साइज, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी साइज में, स्ट्रक्चर में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले यदि हम इसके साइज की बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप प्रोन के डायग्राम को देख लीजिए। प्रोन कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें हमने बताया कि इसका बॉडी 3 भाग में बटा हुआ होता है। आगे का जो रीजन होता है इसको सिफेलिक रीजन या फिर इसका हेड बोला जाता है। उसके बाद इसके पीछे वाला रीजन थोरेसिक रीजन कहा जाता है। उसके बाद ये जो रीजन आप लोग को देखने को मिल रहा है इसको एब्डोमेन रीजन कहा जाता है। उसमें बहुत सारे जो होते हैं अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसके साइज की बात कर लेते हैं। तो जो मेल प्रोन होता है वो लार्जर साइज का होता है, वही जो फीमेल प्रोन होती है वो स्मॉलर साइज की होती है। और जो मेल प्रोन होता है उसका हेड इन थोरेक्स जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही सख्त होता है। वही यदि हम फीमेल प्रोन की बात करते हैं तो फीमेल में जो इसका हेड और थोरेक्स यानी जो सिफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन होता है ये जो होते हैं नर की तुलना में क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, और वही हम इसके लिम्ब स्ट्रक्चर यानी इसके अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो प्लियोपोड्स जिसको कि वाल्किंग लेग के नाम से जाना जाता है ये बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, वही फीमेल में क्या होते हैं, कम डेवलप होते हैं। प्लियोपोड आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये जो फर्स्ट और सेकंड प्लियोपोड हैं जिसको कि वाल्किंग लेग कहा जाता है ये क्या होते हैं, ये आपके जो मेल जो होते हैं इसमें ज़्यादा डेवलप होते हैं। वही फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ये दोनों बहुत ही कम डेवलप होते हैं। ठीक है, और यदि हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो प्रोसेस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेटाज्मा। ठीक है, पेटाज्मा जो होता है ये नर में जो होती है एक ऐसी संरचना होती है जो कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। वही यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में थैलिकम जो होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एग को किया रहता है, होल्ड किए रहता है। और वही हम एग प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो जो मेल प्रोन होता है वो एग को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, वही जो फीमेल प्रोन होती है वो एग को प्रोड्यूस करती है और इसको अपने एब्डोमेन में रखी रहती है। ठीक है, तो आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा क्या क्या हमने बताया। एक बार रिवाइज करा देते हैं कि जो मेल प्रोन होता है वो फीमेल की अपेक्षा उसकी साइज जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। और मेल प्रोन का यदि हम सिफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वही फीमेल की क्या होती है, उतना मजबूत नहीं होता है। और उसके हम यदि अपेंडेजेस की बात करें तो अपेंडेजेस में फर्स्ट और सेकंड प्लियोपोड जो होता है मेल का ज़्यादा डेवलप होता है, फीमेल की ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने बताया कि जो मेल होता है इसमें पिटाज्मा प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वही फीमेल में जो होता है यहाँ पे थैलिकम प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है कि एग को होल्ड किए रहता है। अब जो मेल होता है वो एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, फीमेल जो होती है वो एग को प्रोड्यूस करती है, साथ ही साथ एब्डोमेन में अपने एग को लेकर के कैरी भी करती रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। और ग्रोथ देखिए, ग्रोथ की यदि हम बात कर लेते हैं तो जो मेल प्रोन होता है इसका ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है और ये इस वजह से क्या होता है कि लार्जर साइज के होते हैं। और जो फीमेल प्रोन होती है इसका जो ग्रोथ होता है बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स इन इकाइनोडर्मेटा, यानी इकाइनोडर्मेटा में आप लोगों को वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए, ये आप लोग को दिखाया गया है इकाइनोडर्म का जो है यानी जो पेंटासिरोस होता है उसके अंतर्गत ही
आता है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आता है, तो उसका डायग्राम है। इसी के अंदर क्या देखने को मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इस तरीके से देखने को मिलता है इसके बॉडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए यूनिक फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म का ये क्या होता है, यूनिक फीचर्स होता है, जिसका यूज ये क्या करते हैं, तो इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यूज ये करते हैं लोकोमोशन में एंड फूड कैप्चर में, रेस्पायरेशन में एंड एक्सक्रीशन में। यानी ये क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे ना इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये क्या होता है इनके बॉडी में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मेंड्रिपोराइट प्रेजेंट है, यानी इस तरीके से पानी आता है और इस तरीके से पूरे बॉडी में होता हुआ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी, क्योंकि ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं, तो जो भी वाटर इसमें इंटर करता है ना वो फूड पार्टिकल्स को भी लेकर आता है और उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन भी होता है, तो वो ले करके बॉडी में आएगा, जिसकी वजह से इनका रेस्पायरेशन भी हो जाएगा। जो फूड पार्टिकल्स होता है उससे ये अपना भोजन को भी ले लेंगे और इनके बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी के साथ इसको बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है और उसी की वजह से ये चलते भी रहते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है इनका लोकोमोशन भी होता रहता है, फूड कैप्चर भी इसी वजह से कर पाते हैं, रेस्पायरेशन भी हो जाता है और इनका एक्सक्रीशन भी हो जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है इट इज ए नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फील्ड कैनाल एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्म। ये क्या होता है, फ्लूइड फील्ड कैनाल का एक नेटवर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे कैनाल देखेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में आप मेंडिपोराइट देखेंगे, उसके बाद ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है इसको स्टोन कैनाल देखेंगे, उसके बाद ये आप लोग को पेंटागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको कि रिंग कैनाल कहा जाता है, उसके बाद ये आप लोग देखेंगे जिसको कि लेटरल कैनाल कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको कैनाल देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, तो वाटर भरा होता है, वही आपको बताया गया है। एंड आगे बताया गया है विच इंक्लूड सी स्टार, जिसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें के अंतर्गत जो होते हैं इकाइनोडर्म में सी स्टार आते हैं, सी अर्चिन्स आते हैं एंड सी कुकुम्बर्स आते हैं। ठीक है, अब आप इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझ लीजिए कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है पेंटासिरोस का या फिर इकाइनोडर्म का, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये जो पेंटासिरोस है इसी के जो अंदर है इस तरीके का वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें कि क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ आप लोग को मेंड्रिपोराइट देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहाँ से वाटर क्या होता है इनके बॉडी में इंटर करता है, क्योंकि ये पाए जाते हैं समुद्र में, तो जो वाटर होता है समुद्र का वो कहाँ पे इंटर करता है, ये इनके बॉडी में इसी जगह से इंटर करता है, और ये जो मेंड्रिपोराइट है इसके बॉडी पे कहीं पर भी पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, जब यहाँ से वाटर इंटर करता है तभी इससे जो होता है यस शेप संरचना आप लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको स्टोन कैनाल कहा जाता है। यहाँ से वाटर होता हुआ कहाँ चला जाता है, इस पेंटागोनल स्ट्रक्चर में चला जाता है। पेंटागोनल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, इस पेंटागोनल स्ट्रक्चर में चला जाता है, जिसको कि रिंग कैनाल कहा जाता है, क्योंकि ये रिंग नुमा संरचना इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिंग कैनाल कहेंगे। तो कैसे वाटर गया, सबसे पहले मेंड्रिपोराइट से होता हुआ स्टोन कैनाल आया, स्टोन कैनाल से होता हुआ रिंग कैनाल में पहुंच गया। अब रिंग कैनाल में जब वाटर चला आता है उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसको कहा जाता है रेडियल कैनाल। तो इन सभी रेडियल कैनाल में चला जाता है वाटर। रेडियल कैनाल से आप लोगों को इस तरीके से देख रहे हैं संरचना देखने को मिल रही है, जिसको कहा जाता है लेटरल कैनाल। तो इस लेटरल कैनाल में चला जाएगा। जब इस लेटरल कैनाल में वाटर चला जाता है तब ये आप लोगों को ये जो संरचना देखने को मिल रही है इसको कहा जाता है ट्यूब फुट, यहाँ पर चला जाता है। और ट्यूब फुट के 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, पोडियम एंड सकर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इसके स्ट्रक्चर को। चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट क्या रहता है, तो इसको सीरियल वाइज याद करिएगा। सबसे पहला आता है मेंड्रिपोराइट, उसके बाद होता है स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल के बाद आता है रिंग कैनाल, रिंग कैनाल के बाद आता है रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद आएगा लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल के बाद आएगा ट्यूब फिट। ठीक है, इसको इतना आप लोग क्या है इसको सीरीज वाइज बिल्कुल सीरियल वाइज इसको याद कर लीजिएगा। मेंड्रिपोराइट, तो मेंड्रिपोराइट की यदि हम लोकेशंस की बात करते हैं तो ये पाया जाता है एबोरल सरफेस पे, क्योंकि आप पेंटासिरोस के जब मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे तो इसमें 2 सरफेस होता है, एक होता है ओरल सरफेस, एक होता है एबोरल सरफेस। तो एबोरल सरफेस पे मेंड्रिपोराइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो अ कैल्केरियस सीव लाइक प्लेट विथ मेनी पोर्स, और इसमें
मेंड्रीपोराइट में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये गोला सा है ना, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 क्या प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस मेंड्रीपोराइट में। ठीक है, तो वही बताया गया है। इसके फंक्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, एक्ट एज एंट्री पॉइंट फॉर सी वाटर इनटू द सिस्टम्स एंड फिल्टर्स आउट डिब्रीज। यानी ये क्या करता है कि जो सी वाटर्स होता है, यानी जो समुद्री जल होते हैं, वो इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, और इसको क्या करता है, ये जो छोटे 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 जो छिद्र इसमें होते हैं बहुत सारे, ये क्या करते हैं, उसको छानने का काम करते हैं, यानी फिल्टर करने का काम करते हैं। तो मेंड्रीपोराइट समझ में आ गया कि मेंड्रीपोराइट जो होता है एबोरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये ऊपर का सरफेस हो गया, ये इसका एबोरल सरफेस में, नीचे का सरफेस जो हो गया वो ओरल सरफेस है। तो एबोरल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, मेंड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 जो होते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये पोर क्या करते हैं कि इसमें जो भी वाटर्स इंटर करेगा समुद्र का जल, उसको ये फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टोन कैनाल। जो स्टोन कैनाल है ये शॉर्ट कैल्सिफाइड एंड स्लाइटली कोल्ड कैनाल होता है, जो कि मेंड्रीपोराइट और रिंग कैनाल से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किससे किससे कनेक्टेड है, तो इस मेंड्रीपोराइट से। और ये जो रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल से ये क्या है, स्टोन कैनाल जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, और ये कोल्ड है, आप लोगों को कुछ इस तरीके से कोल्ड भी देखने को मिल रहा है। एंड यदि हम इसके लाइनिंग की बात करते हैं तो सिलिएटेड टू फैसिलिटेट वाटर मूवमेंट, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर मूवमेंट को तेज करते हैं, जिससे वाटर इसके बॉडी में चला जाए। यानी ये मूव करेंगे तभी तो वाटर इसके बॉडी में अंदर के साइड जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द मेंड्रीपोराइट टू द रिंग कैनाल। ये क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसफर करते हैं इस मेंड्रीपोराइट से इस रिंग कैनाल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो स्टोन कैनाल के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट है रिंग कैनाल के बारे में। तो रिंग कैनाल देखिए, आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा रिंग कैनाल। रिंग कैनाल कैसा होता है, ये सर्कुलर या फिर आप कह सकते हैं पेंटागोनल होता है। और ये जो होता है माउथ के चारों तरफ होता है, क्योंकि बीच में ही इधर कहीं इसका क्या होता है, माउथ होता है, जिसके चारों तरफ ये देखने को मिलता है। और इससे दो स्ट्रक्चर आप लोगों को जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इसका रिंग कैनाल है। रिंग कैनाल के अंदर ये छोटे छोटे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसको कहा जाता है टाई ईडेमान बॉडीज कहा जाता है। ये टाई ईडेमान बॉडीज, और एक संरचना यहाँ पे नहीं दिखाई गया जो कि इसी तरीके से 2 या 3 की संख्या में होते हैं, उसको कहा जाता है पोलियन वेसिकल्स। ये पोलियन वेसिकल्स और ये टाई ईडेमान बॉडीज के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो जो टाई ईडेमान बॉडीज होते हैं, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि जिसमें फिल्टर्ड वाटर जो होता है वो भरा हुआ होता है, और एक तरीके से ये इम्यून फंक्शन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम पोलियन वेसिकल्स की बात करते हैं तो ये जो पोलियन वेसिकल्स होते हैं, इसमें जो होता है वाटर भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स होता है इस सिस्टम्स में मेंटेन रहता है। यानी जब भी ज़्यादा अमाउंट में वाटर आ गया तो इसमें चला जाएगा, या फिर कम वाटर हुआ तब भी चला जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है कि पूरे इसके जो पूरा इसका सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें जो होता है पूरा प्रेशर जो होता है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए रेडियल कैनाल की अब हम बात कर लेते हैं। रेडियल कैनाल कहाँ पर है, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो इसके 5 आर्म्स होते हैं, इस आर्म में इस तरीके से आप लोगों को 5 रेडियल कैनाल देखने को मिलेंगे। ये एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग कैनाल इनटू द आर्म टू द फिश। यानी ये कहाँ पे फैला होता है, तो रिंग कैनाल से बाहर की तरफ, यहाँ पे ये रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल से आपको बाहर की तरफ ये आप लोगों को रेडियल कैनाल 5 आर्म में देखने को मिलेंगे। अब हम इसके लोकेशंस की बात करते हैं तो ये ओरल सरफेस के पास आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को ट्यूब फिट में। ये जो ट्यूब फिट देखने को मिल रहे हैं, इसी ट्यूब फिट में ये क्या करता है, वाटर को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब हम लेटरल कैनाल की यदि बात कर लेते हैं। लेटरल कैनाल आप लोग देख रहे होंगे कहाँ पे है, ये जो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल के ही चारों तरफ ये जो देखने को मिल रहे हैं, इसको ही कहा जाता है लेटरल कैनाल। तो लेटरल कैनाल की बात करते हैं तो शॉर्ट ब्रांच होते हैं कनेक्टेड द रेडियल कैनाल टू द इंडिविजुअल ट्यूब फिट। और ये क्या किसको किसको कनेक्ट किए हैं, तो सबसे पहले ये कनेक्ट किए हैं रेडियल कैनाल को, ये लेटरल कैनाल किसको कनेक्ट किए हैं, तो इस रेडियल कैनाल को सबसे पहले कनेक्ट किए हैं। उसके बाद इंडिविजुअल रूप से क्या किए हैं, ट्यूब फिट को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसके स्पेशल फीचर की बात करते हैं तो ईच लेटरल कैनाल हैज 1 वे वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। यानी यहाँ पे क्या होता है, एक ही वाल्व होता है, यानी इससे वाटर यहाँ पर तो चला आएगा। ठीक है, यानी इस रेडियल कैनाल से वाटर लेटरल कैनाल में चला आया, लेकिन अब इस लेटरल कैनाल से वाटर रेडियल कैनाल में वापस नहीं जा सकता है। ठीक है, इससे बैकवर्ड नहीं जा सकता है, केवल इससे जो होता है लेटरल कैनाल में ही जाएगा।
नेक्स्ट अब हम ये ट्यूब फिट की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ट्यूब फिट आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये ट्यूब फिट है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ईच ट्यूब फिट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स एंडिंग इन द सक्शन डिस्क एंड इंटरनली इट इज कनेक्टेड टू द बल्ब लाइक एम्पुला एंड कंट्रोल इट्स हाइड्रोलिक फंक्शंस। यानी प्रत्येक ट्यूब फुट में एक बाहरी बेलनाकार संरचना होती है जो एक सक्शन डिस्क में समाप्त होती है। आंतरिक रूप से यह बल्बनुमा एम्पुला से जुड़ा होता है जो इसके हाइड्रोलिक फंक्शन को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक एम्पुला आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। इसका संरचना कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका संरचना होता है। तो ये जो है इसी को कहा जाता है, फुला वाला पार्ट इसको कहा जाता है एम्पुला। ये जो पोर्शन है इसको पोडियम कहा जाता है और ये जो नीचे का पोर्शन है इसको कहा जाता है सकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एम्पुला वाला पोर्शन है ये क्या करता है कि जो हाइड्रोलिक फंक्शंस होता है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इवॉल्व इन मूवमेंट, सबसे पहले ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि जब वाटर यहाँ से लेटरल जो कैनाल है यहाँ से वाटर इस एम्पुला में भरेगा, एम्पुला से पोडियम में आएगा, पोडियम से जो होता है नीचे सकर में जाएगा। तो इस तरीके से नीचे का सकर जो होता है फूल जाता है, उसके बाद वाटर जब कम होता है तो पचक जाता है। इस तरीके से ये क्या करता है, मूवमेंट इसी तरीके से करता रहता है, फूलता पचकता है। तो ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, सरफेस से अटैच होने में भी हेल्प करता है और कैप्चरिंग प्रे, और प्रे को पकड़ने में भी यानी शिकारी को पकड़ने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं कि हमने इसमें आप लोगों को क्या क्या बताया है। देखिए, सबसे पहले हमने आप लोग को बताया कि इसमें जो इसका जो वाटर कैनाल होते हैं इसमें मैंड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है। मैंड्रीपोराइट से जो वाटर होता है, मैंड्रीपोराइट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वाटर को फिल्टर करने का काम करते हैं और यहाँ से वाटर जो होता है एंट्री लेता है। अब ये जो वाटर है ये जाता है स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल में बहुत सारे जो होते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को आगे की तरफ भेजते हैं और ये स्टोन कैनाल मैंड्रीपोराइट से और इस रिंग कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमारा रिंग कैनाल आता है। रिंग कैनाल पेंटागोनल डिस्क होता है और इससे जो होता है ये क्या करता है कि जो भी वाटर्स होते हैं इसको भेजता है कहाँ पर, इस रेडियल कैनाल में भेजता है। और रिंग कैनाल से दो स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहला हमने बताया टाई इडेमान बॉडीज और दूसरा हमने पोलियन वेसिकल्स के बारे में बताया। टाई इडेमान बॉडीज एक तरीके से इम्यून सिस्टम का काम करता है और जो पोलियन वेसिकल्स होते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स को मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि जो भी रिंग कैनाल से वाटर आ रहा है वो जाएगा रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल जो होता है पांचों आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं और ये रेडियल कैनाल्स जो होते हैं ये रिंग कैनाल से एंड लेटरल कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो रेडियल कैनाल है, अब ये रेडियल कैनाल जो होता है यहाँ से वाटर जाता है इस लेटरल कैनाल में और लेटरल कैनाल से जो वाटर है ये बैकवर्ड नहीं जा सकता है। अब ये लेटरल कैनाल वाटर को लेकर के जाता है इस ट्यूब फिट में और ट्यूब फिट में जब वाटर जाता है तो ट्यूब फिट में तीन स्ट्रक्चर बताया, एम्पुला, पोडियम एंड सकर, और इसी की मदद से ये मूवमेंट करते हैं, अपने शिकारियों को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन के बारे में। तो ये किसमें किसमें काम करते हैं, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में काम करता है, फीडिंग में काम करता है, इसके रेस्पिरेशन में काम करता है, इसके एक्सक्रीशन में काम करता है और इसके सेंसरी परसेप्शन से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी। हनी बी जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को नोट लिखना है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप समझ रहे होंगे, हनी बी में आप लोग को पता है कि 3 कास्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक क्यून होती है, यानी एक हाइव्स की यदि हम बात करें, उसके एक छत्ते की बात करें तो इसमें एक क्यून प्रेजेंट होती है और इसमें 200 से क्या होता है, 200 से लेकर के 300 ड्रोन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद 2000 से लेकर के 3000 तक क्या प्रेजेंट होते हैं, वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 3 कास्टेड देखने को मिलती है, यानी क्यून होती है, ड्रोन होती है और वर्कर्स होते हैं। इनका अपना अपना काम बटा हुआ होता है। क्यून को क्या होता है, अंडे देने का काम रहता है। ड्रोन का क्या रहता है कि ये क्यून के साथ मेट करेगा। उसके बाद वर्कर का क्या काम रहता है कि ये हाइव्स के जो होते हैं सफाई करेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भोजन कराएंगे। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि जो शहद इकट्ठा करना होता है वो भी वर्कर्स ही करते हैं। तो सबका अपना अपना काम होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इस तरीके का सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को टर्मिट्स यानी जो दीमक होते हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। बताया गया है, हनी बीज आर वेल नोन
फॉर दियर हाईली डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी मधुमक्खियाँ अपनी अत्यधिक विकसित और संगठित सामाजिक संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं। दे लिव इन कॉलोनी कंप्रोमाइजिंग 10,000 ऑफ इंडिविजुअल्स ईच प्लेइंग ए स्पेसिफिक रोल। वे हजारों व्यक्तियों वाली बस्तियों में रहते हैं जिसमें से प्रत्येक का क्या होता है, अपना अपना भूमिका रहता है। एंड द कॉलोनी ऑपरेट एज अ सिंगल कोहेसिव यूनिट डिस्प्लेइंग रिमार्केबल डिविजन्स ऑफ लेबर्स एंड कोऑर्डिनेशन। यह कॉलोनी एकल एकजुट इकाई के रूप में कार्य करती है तथा इसमें श्रम और समन्वय का उल्लेखनीय विभाजन प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेबर में डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कितने कास्टेस होती हैं। यानी यदि हम एक हाइव्स या एक मधुमक्खी के छत्ते की बात करते हैं तो इसमें हमने बताया कि टोटल 3 कास्ट होती हैं। एक क्यून होती है और 200 से 300 ड्रोन होते हैं और हजारों की संख्या में वर्कर्स होते हैं। तो क्यून की बात कर लेते हैं। तो जो क्यून होती है ये अकेली रिप्रोडक्टिव फीमेल्स होती है पूरे हाइव्स की, यानी पूरे छत्ते में अकेली एक ही क्यून होती है जो कि रिप्रोडक्शन करती है और ये एक दिन में हजारों अंडे देती है और ये फिरामोन्स हार्मोन्स को सेक्रेट करती है और ये क्या करती है कि हार्मोन्स को जो दूसरे छोटे छोटे जो बच्चे रहेंगे उनके ऊपर लगा देती है, जिसके वजह से वो वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कभी भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। केवल अकेली क्यून जो होती है वही रिप्रोडक्शन करती है। और क्यून खाती क्या है, तो ये रॉयल जेली खाती है। अपनी पूरी लाइफ भर क्या खाती है, ये रॉयल जेली खाती है और इसका लाइफ स्पान जो होता है ड्रोन वर्कर की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो होती है क्यून ही जीती है। उसके बाद हम यदि ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन जो होता है ये मेल बीज होता है पूरे कॉलोनी में। ठीक है, ये फीमेल मधुमक्खी है और ये ड्रोन क्या होता है, मेल मधुमक्खी होता है पूरे कॉलोनी का। उसके बाद ये क्या करता है कि ये मेट करने का काम करता है किसके साथ, तो क्यून के साथ मेट करता है। वो भी कब मेट करता है, नूप्सियल फ्लाइट के बाद मेट करेगा। नूप्सियल फ्लाइट क्या होता है कि मधुमक्खियों में एक फ्लाइट होता है जो कि हमने बताया ना कि कम से कम एक हाइव्स में जो 200 से लेकर के 300 क्या रहते हैं, ड्रोन रहते हैं। अब ये जो ड्रोन है इसमें से जो क्यून की संख्या तो एक ही है। अब ये पूरा के पूरा थोड़ी ना एक कि उनके साथ जो होते हैं मेटिंग कर पाएंगे, किसी एक को ही करना रहता है। तो इनके बीच होता है न्यूप्सियल फ्लाइट। अब न्यूप्सियल फ्लाइट में क्या होता है कि ये जो होती है अपने तरफ बुलाती है, यानी ये क्यून जो होती है ऊपर उड़ती चली जाती है और ड्रोन को अपने पीछे बुलाती है। अब जो सारे के सारे ड्रोन जो होते हैं इसके ऊपर चलते चले जाते हैं और जो सबसे लास्ट तक इसके पास बचता है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाते जाते जो होते हैं किसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, सबकी अपनी अलग अलग रहती है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है जो कि लास्ट में जो होता है तक बचा रह जाता है, उसी के साथ जो क्यून होती है वो मेटिंग करती है। ठीक है, उसी को कहा जाता है नूप्सियल फ्लाइट कहा जाता है। उसके बाद बताया गया है आफ्टर मेटिंग, मेटिंग के बाद जो ड्रोन होता है वो मर जाता है। यानी इतना मेहनत किया, एक बार मेट कर लिया, उसके बाद जो ड्रोन हो गया वो क्या कर गया, अब वो ड्रोन मर जाएगा। एंड दोज डेट डोंट मेट आर इवेंचुअली एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाइव्स, यानी उसे अंततः छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। या तो वो मर जाएगा या तो यदि वो बचा भी रह गया तो उसको छत्ते से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। आप देखे होंगे ना मधुमक्खियों के छत्ते में क्या होता है कि कुछ मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हमेशा जो होती हैं वो उड़ती रहती हैं, छत्ते से बाहर ही उड़ती रहती हैं, उनको छत्ते में जगह नहीं दिया जाता है। वो क्या होते हैं, वो यही ड्रोन्स होते हैं जो कि मेटिंग के बाद बच चुके हैं, लेकिन इनको इस हाइव में जगह नहीं दिया गया है तो वो बाहर ही अपना उड़ते रहते हैं और इनको भोजन मिलेगा नहीं, धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं वर्कर्स की। तो जो वर्कर्स इसमें होते हैं ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, यानी ये फीमेल्स तो हैं लेकिन स्टेराइल हैं, यानी ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं। एंड डेट परफॉर्म ऑल नॉन रिप्रोडक्टिव टास्क, और ये क्या करती हैं कि जो गैर प्रजनन कार्य होते हैं वो करती रहती हैं। दियर रोल चेंज विथ एज, जैसे जैसे इनका एज चेंज होता रहता है उस अनुसार इनको काम दिया जाता है। जैसे कि यदि ये यंगर वर्कर है, अभी छोटी छोटी बच्चे ही हैं, तभी इनको क्या किया जाएगा कि जिस हाइव्स में ये रह रही हैं उस हाइव्स के क्या करना है, इनको साफ सफाई करनी रहती है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा और बड़ी हो जाती हैं तब इनको मिडल एज जब इनका आता है तब इनको क्या किया जाता है, तो जो कोम्स होते हैं उनको बनाने का काम दिया जाता है, यानी छत्ते बनाने का काम करती है। साथ ही साथ जो भी फूड होता है उसको स्टोर करती हैं और जो गार्ड की ड्यूटी होती है यानी हाइव्स की रक्षा करना वो काम करती हैं। और जैसे जैसे ये बूढ़ी हो जाएंगे, जब ये बूढ़ी हो जाएंगे तब क्या करती हैं, तो ये बूढ़े
होने पर जो नेक्टर हो गया, पोलन हो गया एंड वाटर हो गया, इसको जो होती है इसकी तलाश करती रहती हैं कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इनका जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे इनको काम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबका इनका अपना अपना काम होता है। क्यून जो होती है अकेली फीमेल, रिप्रोडक्टिव फीमेल होती है, जो कि पूरे हाइव्स में जो होती है अकेले ही रिप्रोडक्शन करती है। वो भी रिप्रोडक्शन केवल एक ही ड्रोन के साथ करेगी जो कि नुप्सियल फ्लाइट में बच जाता है। ठीक है, उसके साथ करेगी। और जो ड्रोन होता है ये 200 से 300 संख्या में होते हैं और नुप्सियल फ्लाइट के बाद जो होते हैं एक ड्रोन जो होता है क्यून के साथ मेट करता है, उसके बाद वो भी मर जाता है। यदि बच भी गया तो वो क्या होता है हाइव से उसको अलग कर दिया जाता है और वो भूख प्यास के मारे खुद ही मर जाता है। उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये वर्कर्स ही सारे काम वहाँ के देखते रहते हैं। और जैसे जैसे इनका एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका काम भी क्या होता है चेंज होता चला जाता है। नेक्स्ट हम इसके बात कर लेते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर्स के बारे में कि मधुमक्खियों में जो डिविजन्स ऑफ लेबर्स देखने को मिलता है ये तो एज रिलेटेड होता है एंड ये फेरोमोन्स हार्मोन्स जो होता है इसकी वजह से होता है। एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये जो हनी बीज होती है ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती हैं, तो ये फेरोमोन्स के द्वारा कम्युनिकेट करती हैं एंड वेगल डांस की मदद से कम्युनिकेट करती हैं। वेगल डांस क्या होता है, ये एक ऐसा डांस होता है जिसकी वजह से जो हनी बीज होते हैं यानी जो वर्कर्स बी होंगे ये क्या करते हैं, ये वेगल डांस करते हैं जिसमें इनका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको ये हिलाते हैं जिससे ये पता चल सके कि जो भोजन है वो किस डायरेक्शन में है और साथ ही साथ वो जो भोजन है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये बताने के लिए ये क्या करते हैं वेगल डांस करते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो वर्कर्स भी होते हैं ये अपने हाइव्स को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। यदि आप इनके हाइव्स के पास जाएंगे तो ये आप लोगों को जो होते हैं काट लेते हैं जिसकी वजह से आप इनके हाइव से दूर हो जाते हैं और इनका जो हाइव्स है वो बच जाता है। अब इससे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिल रहा है इसका महत्वपूर्ण क्या है, इससे क्या इनको इम्पोर्टेंस है, तो देखिए इससे क्या है मधुमक्खियों का जटिल सामाजिक संगठन उनकी जीवित रहने की क्षमता और विविध वातावरण में पनपने की क्षमता सुनिश्चित करता है। ये कुशल संसाधन संग्रह, प्रजनन और रक्षा में सहायता करता है जिससे मधुमक्खियां सबसे सफल सामाजिक कीटों में से एक बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा।